हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द एग्ज़ाम हैकर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, यहाँ पे यूपीएससी 2019 के प्रीलिम्स में इन्वायरमेंट और ज्योग्राफी से रिलेटेड टोटल 28 प्रश्न पूछे गए थे। उसमें से ऑलरेडी हम लोग 20 जो क्वेश्चन है उसको डिस्कस कर लिए हैं। आज हम लोग रिमेनिंग जो हमारी 8 हमारी जो क्वेश्चन है उसको यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो चलो दोस्तों, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। और आज का हमारा पहला प्रश्न है यहाँ पे, वाई आर ड्यू ड्रॉप्स आर नॉट फॉर्म ऑन ए क्लाउडी नाइट। तो यहाँ पे पूछा है ड्यू ड्रॉप्स जो है वो हमारी आप जो बादल वाली जो रात होती है उसमें फॉर्म्स नहीं होती है, ऐसा क्यों? देखो, ड्यू ड्रॉप्स फॉर्म कब होती है? ड्यू ड्रॉप्स किसी सरफेस पे फाउंड होती है, यानी कोई ऑब्जेक्ट पे, जैसे हमारे पत्ते हो गए या कोई बर्तन हो गया बाहर रखा हुआ है या कोई भी ऑब्जेक्ट है, वुड है, वहाँ पे ड्यू ड्रॉप्स जो पानी की बूंदें होती है वहाँ पे आपको मॉर्निंग में आप उठोगे तो पत्ते पे पानी की बूंदें देखने को मिलेंगी या कहीं घास फूस पे आपको पानी की बूंदें देखने को मिलेंगी। यही हमारी ड्यू ड्रॉप्स होती है। तो किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट पे फॉर्म्स होती है और ऑब्जेक्ट कब फॉर्म होगी? जब ऑब्जेक्ट कूलर होगा, यानी कि जो नाइट की टेम्परेचर बहुत ज़्यादा डाउन हो जाएगी और ऑब्जेक्ट जो बाहर की ऑब्जेक्ट है वो हमारी बहुत ही ठंडी हो जाएंगी। ठंडी हो जाएंगी तो वहाँ पे जो एयर उससे टच करेगी उस ठंडी ऑब्जेक्ट से, तो एयर टच करेगी तो वहाँ पे कंडेंसेशन होगा। कंडेंसेशन होगा तो वाटर जो वेपर होगा वो हमारे ड्यू ड्रॉप्स में फॉर्मेशन हो जाती है। ठीक है, तो ये हमारी ड्यू ड्रॉप्स का फॉर्मेशन है। अब देखो, क्लाउडी नाइट्स होंगे तो इसका मतलब ड्यू ड्रॉप्स की फॉर्मेशन नहीं होती है। इसका मतलब यहाँ पे कि क्लाउडी नाइट्स में जो ऑब्जेक्ट होती है वो कूल नहीं होती है, वो वार्म होती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि क्लाउडी नाइट्स जो होती है, क्लाउड होता है। क्लाउड क्या कहते हैं? जो हमारी अर्थ हमारी लॉन्ग वेव टेरेस्ट्रियल रेडिएशन जो नाइट में रिलीज करती है, तो क्लाउड क्या करती है? क्लाउड इसको रिफ्लेक्ट बैक कर देती है। रिफ्लेक्ट बैक करेगी तो अर्थ ज़्यादा वार्म होगा। इसकी वजह से हमारी ऑब्जेक्ट कूल नहीं होंगे। ऑब्जेक्ट कूल नहीं होंगे तो वहाँ पे कंडेंसेशन नहीं होगा। कंडेंसेशन नहीं होगा तो ड्यू ड्रॉप्स का फॉर्मेशन नहीं होगा। तो इसका आंसर डायरेक्टली आप देख सकते हो कि जो क्लाउड्स रिफ्लेक्ट बैक द अर्थ रेडिएशन, बी हमारा आंसर हो जाएगा 1 का बी। ठीक है, इसकी वजह से ड्यू ड्रॉप्स की फॉर्मेशन नहीं होती है। अब हम लोग दूसरा यहाँ पे प्रश्न देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेट। यहाँ पे स्टेट का नाम दिया है छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा। विथ रेफरेंस टू द स्टेट मेंशन एबव इन द टर्म ऑफ परसेंटेज ऑफ फॉरेस्ट कवर टू द टोटल एरिया ऑफ द स्टेट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट असेंडिंग ऑर्डर। यहाँ पे इंक्रीजिंग ऑर्डर में फॉरेस्ट कवर के अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको बताना है, स्टेट को चूज करना है। तो दोस्तों, यहाँ पे 2019 की फॉरेस्ट सर्वे से ये प्रश्न पूछे गए हैं। इसकी बात करोगे, 2019 की फॉरेस्ट सर्वे की बात करोगे तो यहाँ पे इंक्रीमेंट देखने को मिली है प्रीवियस जो सर्वे हुए है उससे। और कितना इंक्रीमेंट देखने मिली है? 5188 स्क्वायर किलोमीटर की फॉरेस्ट एरिया हमारी इंक्रीज हुई है। जो हमारी आप बोल सकते हो प्रीवियस जो सर्वे थी उसमें 24.39 परसेंटेज थी फॉरेस्ट कवर, अब बढ़ के भाई हो गई है 24.56। तो अब इस रिपोर्ट में कुछ हाइलाइट्स आप देखोगे तो एरिया वाइज, वैसे पूरे इंडिया की जो फॉरेस्ट एरिया है उसकी एरिया वाइज बात करोगे तो मध्य प्रदेश हमारी फर्स्ट स्टेट है, सबसे ज़्यादा एरिया है उसमें। दूसरा स्टेट हमारी अरुणाचल प्रदेश है। तीसरा हमारा मेघालय है। और यदि आप बात करोगे परसेंटेज वाइज, तो परसेंटेज वाइज में आप बात करोगे तो हमारी पहला है मिजोरम, दूसरा है अरुणाचल प्रदेश, सॉरी एरिया वाइज में आप बात करेंगे तो पहला है मध्य प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश, तीसरा है छत्तीसगढ़, फिर उड़ीसा, फिर महाराष्ट्र। और यदि परसेंटेज वाइज बात करोगे तो हमारी मिजोरम फर्स्ट है परसेंटेज में, फिर अरुणाचल प्रदेश, फिर हमारे मेघालय आती है। और इसमें टॉप परफॉर्मर जो स्टेट थे हमारी कर्नाटका, आंध्र प्रदेश। ये यहाँ पे नेट जो फॉरेस्ट एरिया है वो ज़्यादा इंक्रीमेंट देखने को मिली थी। लेकिन यहाँ पे आपसे पूछा है कि इन स्टेट में परसेंटेज वाइज स्टेट की टोटल जियोग्राफी एरिया में किसका परसेंटेज ज़्यादा है। तो इसमें आप बात करो दोस्तों तो छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा परसेंटेज है इन एमोंग। आप बात करोगे वैसे तो टोटल परसेंटेज आप मिजोरम में ज़्यादा है, लेकिन इनमें से छत्तीसगढ़ हमारी फर्स्ट आती है, छत्तीसगढ़ में ज़्यादा है। उसके बाद आप बात करोगे तो हमारा उड़ीसा में फिर दूसरे नंबर पर परसेंटेज वाइज ज़्यादा है। फिर आपको मध्य प्रदेश हो गया तीसरा नंबर और चौथे नंबर पर महाराष्ट्र। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में बात करोगे तो हमारी महाराष्ट्र सबसे कम है, तो 3241 3241 2 का सी आंसर हो जाएगा। तो आज का तीसरा यहाँ पे प्रश्न देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट अबाउट द डिपोजिट ऑफ मीथेन हाइड्रेट। देखो, मीथेन हाइड्रेट की बात करें तो
यहाँ पे मीथेन हाइड्रेट में क्या होती है कि कार्बन की जो मात्रा होती है वो बहुत ही ज़्यादा होती है। और मीथेन हाइड्रेट कहाँ पे पाया जाता है, ये आप बोल सकते हो कि जहाँ पे जैसे, ठीक है, पहले हम लोग देख लेते हैं मीथेन हाइड्रेट की एडवांटेज क्या है। तो यहाँ पे आप बोल सकते हो मीथेन हाइड्रेट एक तरह से हमारी मेजर सोर्स ऑफ क्लीन हाइड्रोकार्बन एनर्जी का सोर्स है, जिसपे कि इस पे जो एनर्जी एफिशिएंसी है वो भी हमारा ज़्यादा है। और इसमें बात करोगे तो कार्बन की मात्रा ज़्यादा पाई जाती है मीथेन हाइड्रेट में। और ये फॉर्मेशन कहाँ पे होता है, फॉर्मेशन होता है जहाँ पे हाई प्रेशर हो और लो टेम्परेचर हो। तो हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर जनरली आपको अंटार्कटिक आइस के अंदर देखने को मिलती हैं और आर्कटिक सर्कल के अंदर देखने को मिलती हैं। तो दोनों ही पोलर रीजन में मीथेन हाइड्रेट यहाँ पे पाया जाता है। लेकिन इसको इकोनॉमिकल वाइबल नहीं है इसको एक्सट्रैक्ट करना, निकालना। लेकिन फ्यूचर यहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि फ्यूचर हमारी एनर्जी है जो हाइड्रोकार्बन एनर्जी को उसको हमारी रिप्लेस करेगी। मेजर सोर्स ऑफ ये हमारी हो गई मीथेन हाइड्रेट के बारे में। अब यहाँ पे देख लेते हैं कि इसका स्टेटमेंट क्या क्या सही है। तो ग्लोबल वार्मिंग माइट ट्रिगर द रिलीज ऑफ मेथेन गैस फ्रॉम दीज डिपोजिट। बिल्कुल ही सही है, ग्लोबल वार्मिंग चलते हमारी अंटार्कटिक की जो आइस है वो हमारी पिघल रही है। आर्कटिक सर्कल में भी हमारी वहाँ पे जो नेविगेशन है वो हमारे क्लीन हो रहे हैं, उसकी वजह से वहाँ पे जो डिपोजिट है मेथेन हाइड्रेट का जो हमारी डेप्थ में जो डिपोजिट किए हैं वो हमारे रिलीज होने के चांसेस हैं ग्लोबल वार्मिंग चलते। पहला स्टेटमेंट हमारी सही है। दूसरा है लार्ज डिपोजिट ऑफ मेथेन हाइड्रेट आर फाउंड इन आर्कटिक टुंड्रा अंडर सी फ्लोर। ये भी हमारी सही है। आर्कटिक टुंड्रा में हाई प्रेशर जहाँ पे है सी फ्लोर के अंदर, यानी हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर में वहाँ पे पाई जाती है। तीसरा है मेथेन इन एटमॉस्फेयर ऑक्साइड टू कार्बन डाइऑक्साइड आफ्टर डिकेड और 2। मेथेन इन एटमॉस्फेयर ऑक्सीडाइज टू कार्बन डाइऑक्साइड आफ्टर डिकेड और 2। ये भी हमारा तीसरा भी स्टेटमेंट हमारी सही है। तो यहाँ पे आप बात करोगे तीसरा का डी हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तीसरा का डी हमारा आंसर हो गया। आज का चौथा यहाँ पे प्रश्न है दोस्तों, कंसीडर द फॉलोइंग कार्बन मोनोऑक्साइड, मेथेन, ओजोन, सल्फर डाइऑक्साइड विच ऑफ द एबव आर रिलीज इनटू एटमॉस्फेयर ड्यू टू बर्निंग ऑफ क्रॉप बायोमास रेसिड्यू। देखो क्रॉप या बायोमास आप देखोगे उसमें कार्बन की मात्रा भी होती है और हाइड्रोजन की भी मात्रा होती है, और वहाँ पे आप देखोगे ऑक्सीजन की मात्रा होती है, सल्फर की मात्रा होती है। तो सब कुछ हमारी क्रॉप की रेसिड्यू में पाए जाते हैं। जब उसको हम बर्न करते हैं तो बहुत सारे पोल्यूटेंट रिलीज करती है। पोल्यूटेंट में आप देखोगे कार्बन डाइऑक्साइड भी रिलीज करती है, मेथेन भी CH4 भी रिलीज करती है, कार्बन मोनोऑक्साइड CO भी रिलीज करती है, नाइट्रोजन ऑक्साइड भी रिलीज करती है, सल्फर डाइऑक्साइड भी रिलीज करती है। इसके अलावा ओजोन भी हमारी रिलीज होती है। तो बहुत सारे पोल्यूटेंट रिलीज होते हैं हमारी जो हमारी जब हम क्रॉप को बर्न करते हैं। तो इसमें आप देखोगे तो ये सारा ही आंसर हमारा सही हो जाएगा। 4 का डी, 1 2 3 4, ये सारे हमारी क्रॉप रेसिड्यू से रिलीज होती है। अब हमारे दोस्तों पांचवा यहाँ पे आज का प्रश्न है, कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स सी बॉर्डरिंग कंट्री। अब यहाँ पे सी दिया हुआ है और बॉर्डरिंग जो बॉर्डर कंट्री है उसका आपको बताना है। तो एड्रियाटिक सी आप देखोगे तो आपको मिलेंगे मेडिटेरियन सी के ही पार्ट है एड्रियाटिक सी, जो आपको नदर्न मोस्ट जो मेडिटेरियन सी है वहाँ पे देखने मिलेंगे, इटली की साइड देखने मिलेंगे। तो एड्रियाटिक सी है, यहाँ पे आप देखोगे तो कौन कौन सी कंट्री है, इटली तो है ही, इसके अलावा क्रोशिया भी है, बोनिया भी है, अल्बानिया भी है। ठीक है, तो पहला आंसर हमारा सही होता है, अल्बानिया हमारा एड्रियाटिक सी के बॉर्डर करता है। दूसरा दिया है ब्लैक सी। ब्लैक सी जनरली आपको यूक्रेन और टर्की के बीच में देखने को मिलेगा ब्लैक सी, और यहाँ पे क्रोशिया नहीं है, क्रोशिया तो एड्रियाटिक सी में पाया जाता है। तो ठीक है, तो दूसरा आंसर हमारे गलत हो जाता है। तो 2 यदि आप यहाँ पे हटा देते हो, 2 यहाँ से हटा देते हो और 2 यहाँ से भी हटा देते हो और ये भी हटा देते हो, तो आपका आंसर हो जाएगा बी, 1 3 and 4। ठीक है, ब्लैक सी आपको यूक्रेन, ब्लैक सी की बात करोगे तो बल्गारिया भी है, रोमानिया भी है, और आपको यूक्रेन और टर्की ये देखने मिलेंगे। क्रोशिया आपको एड्रियाटिक सी में देखने मिलेंगे। इसके अलावा तीसरी की बात करें, यहाँ पे देख लेते हैं तीसरा, तो कैस्पियन सी। कैस्पियन सी की बात करोगे तो कैस्पियन सी आपको कजाकिस्तान साइड देखने मिलेंगी, और आपको यहाँ पे अजरबैजान भी है, ईरान भी है, तुर्कमेनिस्तान भी है और रसिया है यहाँ पे कैस्पियन सी के आसपास। ठीक है, तो ये हमारे कजाकिस्तान तीसरा आंसर हमारा सही हो जाता है। मेडिटेरियन सी मोरक्को, ये तो आपको पता ही होगा, और रेड सी सीरिया। अब देखो सीरिया मेडिटेरियन सी में करता है, रेड सी में तो नहीं करता है। पांचवा भी यदि आपको पता हो
तो ए आपको डी यहाँ से और सी आप रिलीज हटा सकते हैं, ठीक है। और ठीक, ये हमारा आंसर हो जाएगा 5 का बी, 1, 3 एंड 4। तो आज का छठा यहाँ पे प्रश्न दोस्तों, कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स, ग्लेशियर और रिवर के बारे में। लेफ्ट साइड में ग्लेशियर का नाम दिया है, राइट साइड में रिवर बोला जा रहा है। तो यहाँ पे यमुना, यमुना किस ग्लेशियर से निकलती है? वैसे तो यमुनोत्री बोलते हैं, यमुनोत्री ग्लेशियर से यमुना रिवर निकलती है, लेकिन आप वहाँ पे बात करोगे जो पीक है उसको बोलते हैं बंदर पुछ, भी पीक बोलते हैं, बंदर पुछ जो यमुनोत्री ग्लेशियर है वहाँ से निकलती है। तो पहला आंसर हमारा सही हो जाता है, यमुनोत्री ग्लेशियर या बंदर पुछ हमारी पीक होती है। दूसरा यहाँ पे है चेनाब। चेनाब आपको पता होगा, चेनाब कहाँ पे आपको नहीं मिलेगी, हिमाचल प्रदेश से निकलती है, और जो बारालाचा ला पास है वहाँ से आपको चेनाब निकलती है। तो दूसरा भी आंसर हमारा बारालाचा सिंघरी भी बोलते हैं उसका, दूसरा भी आंसर हमारा सही है। तीसरा यहाँ पे मंदाकिनी, मंदाकिनी अलकनंदा की ट्रिब्यूटरी है, और आप देखोगे मंदाकिनी कहाँ से निकलती है, देखो अलकनंदा कहाँ से निकलती है, अलकनंदा बद्रीनाथ से निकलती है, तो मंदाकिनी हमारी केदारनाथ से निकलती है, ठीक है। तो तीसरा आंसर यहाँ पे गलत हो जाता है, मंदाकिनी हमारी केदारनाथ से निकलती है। चौथा यहाँ पे सियाचिन, सियाचिन सॉरी नुब्रा, नुब्रा रिवर है। नुब्रा रिवर आपको जो आप बात करोगे तो किसकी ट्रिब्यूटरी है, नुब्रा रिवर आपको ट्रिब्यूटरी देखने मिलेगी, जो सियोक रिवर है उसकी ट्रिब्यूटरी है, और सियाचिन ग्लेशियर से ही निकलती है। तो चौथा आंसर हमारा सही हो जाता है। और जेमू यहाँ पे मनास रिवर, मनास रिवर आपको पता होगा कि ये आपको ट्रांस बाउंड्री रिवर है, और आई थिंक ये तिब्बत और भूटान की जो बाउंड्री है वहाँ से निकलती है, और ये भूटान और इंडिया से होते हुए गुजरती है मनास रिवर। लेकिन जेमू जो ग्लेशियर है वो आपको सिक्किम में देखने को मिलता है, तो ये हमारी गलत, पाँचवा गलत हो जाती है, ठीक है। तो वैसे आपको पांचवा पता है कि जेमू सिक्किम से, मनास हमारे असम या जो भूटान से निकलती है, तो पांचवा आपको गलत हो जाता है, तो आपको यहाँ पे सी और डी को आप यहाँ से हटा सकते हैं, और सी और डी को हटा सकते हैं। यदि मंदाकिनी आपको पता है मंदाकिनी हमारी केदारनाथ से निकलती है, तो आपको यहाँ पे बी भी आप यहाँ से हटा सकते हैं। तो ये हमारी हो जाएगा 1, 2 एंड 4, सी का ए, 6 का ए हमारा आंसर हो जाएगा। तो आज का सातवां प्रश्न दोस्तों यहाँ पे, कंसीडर द फॉलोइंग पेयर, सॉरी सातवां भी सेम ही रखा गया, ठीक है। तो सातवां भी सेम है यहाँ पे। आठवां चलते हैं यहाँ पे कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अंडर रामसर कन्वेंशन। रामसर कन्वेंशन के बारे में बात किया है, तो रामसर कन्वेंशन की बात करें तो आप बात करोगे 1971 में रामसर कन्वेंशन बनाए गए थे, और यहाँ पे जो वेटलैंड को कंजर्व करने के लिए वर्ल्ड वाइड एक तरह से चलाया गया था, इंटर गवर्नमेंट यहाँ पे चलाया गया था। इंटर गवर्नमेंट एक तरह से रामसर कन्वेंशन थी, जो गवर्नमेंट एक दूसरे को हेल्प करेगी और वहाँ की वेटलैंड्स है वहाँ को उसको कंजर्व करेगी, इसी के बारे में। तो यहाँ पे पहला स्टेटमेंट दिया है, अंडर रामसर कन्वेंशन इट इज मैंडेटरी ऑन द पार्ट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू प्रोटेक्ट एंड कंजर्व ऑल द वेटलैंड इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। देखो रामसर कन्वेंशन के अंदर यहाँ पे मैंडेटरी नहीं किया गया है, लेकिन यहाँ पे एडवाइस किया जाता कि गवर्नमेंट यहाँ पे प्रोटेक्ट करे, तो मैंडेटरी यहाँ पे गलत हो जाएगा, 1 स्टेटमेंट हमारी गलत हो जाती है। तो 1 यदि आप यहाँ से हटा दो तो ए हमारा हट जाएगा और डी हमारा हट जाएगा। दूसरा दिया यहाँ पे, द वेटलैंड कंजर्वेशन मैनेजमेंट रूल्स 2010 वेयर फॉर्म बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ रामसर कन्वेंशन। दूसरा स्टेटमेंट हमारी बिल्कुल ही सही है, जो 2010 की रूल्स जो फॉर्म हुई थी वो हमारी रामसर कन्वेंशन की एडवाइस से यहाँ फॉर्म हुई थी, और मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज है उसके अंतर्गत ये एक्ट बनाया गया है। और यहाँ पे आप बात करोगे तो स्टेट वेटलैंड अथॉरिटी भी बनाई गई है इस एक्ट के तहत, और नेशनल वेटलैंड अथॉरिटी बनाई गई है। इसमें बहुत सारे जो एक्टिविटीज़ है उसको प्रोहिबिट किया गया है, जहाँ पे वेटलैंड्स हैं, जैसे इंडस्ट्री, नया इंडस्ट्री सेटअप होगा कि नहीं, और इन्वायरमेंट वहाँ पे क्लियरेंस लेने मिलेगी, तो बहुत सारी एक्टिविटीज़ जो है उसको यहाँ पे कंट्रोल करने की कोशिश की गई। तो यहाँ पे बी हमारा इसका आंसर हो जाएगा। तीसरा देख लेते हैं, द वेटलैंड कंजर्वेशन मैनेजमेंट रूल 2010 आल्सो इनकम्पास द ड्रेनेज एरिया और कैचमेंट रीजन ऑफ वेटलैंड एज डिटरमाइन विद द अथॉरिटी। अथॉरिटी यहाँ पे डिटरमाइन भी करेगी ड्रेनेज जो एरिया होगी, कैचमेंट एरिया होगी, वहाँ पे ह्यूमन की एक्टिविटीज़ कैसी होंगी। तो 2 और तीसरा दोनों आंसर हमारा सही हो जाएगा, 8 का बी हमारा हो जाएगा। तो आज की वीडियो में दोस्तों हम लोग यहाँ पे 8 प्रश्न को डिस्कस किए, और आज के
वीडियो से हमारा 2019 में जो प्रीलिम्स में इन्वायरमेंट और ज्योग्राफी से जो क्वेश्चन पूछे गए थे वो हमारा कंप्लीट होता है। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।